जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए जीके जीएस हिंदी व्याकरण प्लस मैथ्स के 40 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो संपत्ति का अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार थे, लेकिन संविधान में एक संशोधन होता है। कौन सा? तो 44वां संशोधन होता है। ये 1978 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर इसे विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया है। और इस तरह से वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल 6 है, पहले 7 थे। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। देखिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, राष्ट्रपति को है। और देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सा है? तो एक है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसके बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया है। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 में बताया गया है। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 360 में बताया गया है। और देखिए भारत में अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ है, यानी कि भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है। कब कब लागू हुआ है पूछा जाता है। तो प्रथम बार 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा है 1975 में। तो इन सभी पॉइंट को आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, बिहार में काले गेहूं की खेती की शुरुआत कहां पर की गई? चलिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों आप सभी क्लास टाइमिंग पर ही क्लास को अटेंड करें, तभी आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा और तभी आप लाइव चैट में आंसर भी कर सकते हैं। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा दरभंगा जिले में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखें। तो देखिए दोस्तों, अंत्योदय कार्यक्रम जो है ये सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। और राजस्थान राज्य से ही पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 से, राजस्थान के नागौर जिला से। तो इसे भी आप सभी ध्यान रखें। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शिशु लिंगानुपात बताना है। तो यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 935। पहले भी हमने आपको बताया था। और देखिए जनगणना की बात करें तो भारत की पहली जनगणना होती है 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना यानी कि 10 के आधार पर पूछे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 है। तो इसे भी ध्यान रखें। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 972 है।
और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, कितना है, तो 834 है। आगे देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों हम आपको प्रश्नों के साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताते हैं आप लोग ध्यान से सुनिए, एग्जाम में प्रश्न बनता है और डेली आपका रिवीजन भी होता है। तो सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। एक पूछा जाता है कि बगलिहार परियोजना जो है किस दो देशों के बीच विवादित है, तो याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित है बगलिहार परियोजना। गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं किस जलवायु की फसल है, तो याद रखिएगा शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, डी ऑप्शन में दिया गया है। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे, बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में, डेट जरूर याद रखिएगा। और इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो पंडित मोतीलाल नेहरू। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। पंच सिद्धांतिका पुस्तक निम्न में से किसकी रचना है, तो देखिए दोस्तों पंच सिद्धांतिका नामक जो पुस्तक है ये किसकी रचना है, तो वराहमिहिर। देखिए वराहमिहिर हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ये सभी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ध्यान रखना है। वराहमिहिर कौन थे, तो ये खगोल शास्त्र के महान विद्वान थे। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए ये प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो 10 का आंसर क्या होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, विशाखापत्तनम में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर है, विशाखापत्तनम में स्थित है। निम्न में से कौन सा सूफी सिलसिला बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा है, सोच समझकर आंसर करना है। और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आप लोग लिख के रखिए और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करता हूं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा फिरदौसी सिलसिला, याद रखिएगा। और देखिए पूछा जाता है बिहार में सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला का आगमन हुआ था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये कथन किसका है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, तो याद कर लीजिए इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, अरस्तु का कथन है। देखिए रूसो का भी एक स्टेटमेंट है, इसको याद कर लीजिए। रूसो ने कहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधन में बंधा होता है, ये जो कथन है रूसो का है। अब बात करते हैं अरस्तु कौन थे, तो अरस्तु यूनान के महान दार्शनिक थे जिन्हें राजनीतिक शास्त्र और जीव विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अरस्तु सिकंदर के गुरु और प्रधानमंत्री थे, तो इसे भी आप सभी जरूर ध्यान रखें। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस तिथि को, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, याद रखिएगा कब, 4 जुलाई को। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे नज़दीक किस तिथि को होता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1928 में।
तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। 1928 में एंगस्ट्रम इकाई है। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। ऊर्जा याद रखिएगा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति का पूछा जाता है, इसका होता है हर्ट्ज, ये आवृत्ति का मात्रक है। और वेग का क्या होता है? यहाँ पे वेग होगा, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड, ये वेग का मात्रक है। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? याद रखिएगा हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, जिसको लिखा जाता है H11, दूसरा है ड्यूट्रियम H12 इस तरह से, और तीसरा है ट्राइटियम H13। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? चलिए यहाँ से आपको अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए पीयूष ग्रंथि सबसे पहले ऑप्शन में ही दिया गया है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये सभी क्या है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। और अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मिश्रित ग्रंथि है, इसे ध्यान रखना है। संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं? बिल्कुल एग्जाम वाला प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। संक्रमण धातुएं अपने यौगिकों में किस प्रकार के बंधन दर्शाते हैं? तो याद कर लीजिए आयनिक और उपसंयोजक बंधक दर्शाते हैं। और देखिए संक्रमण धातुएं, तो ध्यान रखना है डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट होते हैं। कैलोरी मान का क्रम किस प्रकार होगा? यानी किसका कैलोरी मान सबसे ज़्यादा होगा, आपको यहाँ पे बताना है घटते क्रम में। तो इसे भी याद कर लीजिए, सबसे पहले होगा वसा का, उसके बाद प्रोटीन का, फिर लास्ट में कार्बोहाइड्रेट का। देखिए कार्बोहाइड्रेट शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है शरीर को त्वरित ऊर्जा कौन प्रदान करता है यानी तत्काल में? तो कार्बोहाइड्रेट। बल एवं समय का गुणनफल क्या है? देखिए आपके एग्जाम में पूछा गया था द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल क्या होता है? तो याद रखिएगा संवेग। यहाँ पे लिख देते हैं सभी को द्रव्यमान, इंग्लिश में लिख देते हैं मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या है? संवेग का है। और देखिए कार्य का भी पूछा जाता है, तो कार्य का होता है बल गुना विस्थापन। ध्यान से सुनिएगा, बल गुना विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बल एवं समय, तो बल एवं समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा जाता है, तो हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेलेनिन। याद रखिएगा ये वर्णक हमारे बाल, त्वचा और आँख के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। मोमबत्ती का हवा में जलना क्या है? तो मोमबत्ती का हवा में जलना एक ऑक्सीकरण है। याद कर लीजिए क्या है? ऑक्सीकरण है। मगरमच्छों के दिल में होते हैं कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो देखिए दोस्तों मगरमच्छों के दिल में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4, याद रखिएगा। और मगरमच्छ जो है
सरीसृप, यहाँ पे लिख देते हैं सरीसृप होता है, ठीक है। सरीसृप वर्ग में आते हैं मगरमच्छ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कनकफूरा। ये जो है मोलास्का के अंतर्गत नहीं आता है, ये ऑर्थोपोडा का जीव है। यहाँ पे लिख देते हैं ये किस वर्ग में आता है? ऑर्थोपोडा। तो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है, संयोग होगा यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों के साथ संयोग करती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ग्रहण करके अथवा साझेदारी करके। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो है यह प्रथम वर्ग का तत्व है। पोटाश फिटकरी का जलीय विलयन क्या है? पोटाश फिटकरी का जलीय विलयन क्या होता है? तो पहले भी हमने आपको बताया था, ये होता है अम्लीय, और अम्लीय घोल का पीएच मान पूछा जाता है तो 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक और उदासीन का 7 होता है। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? तो ये बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, 7 होता है शुद्ध पानी का। सही जवाब है ए ऑप्शन। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है सिरका का, तो इसे आप सभी जरूर याद रखिए। सिरका का होता है 2.4, दूध का 6.4 और रक्त का होता है 7.4। तो इन सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए मैथ्स के प्रश्न है, 324 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, चलिए आप लोग बताएंगे फिर हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे जो कि होता है 99,999। अब इसमें आपको 324 से डिवाइड करना है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये 3 बार में जाएगा, 24 3 72, ये हो जाएगा आपका 972। अब यहाँ से 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 9 उतरेगा, फिर 9 उतरेगा, यहाँ पे एक 0 देंगे और ये कितने बार में जाएगा? तो चलिए 9 बार में देखते हैं। तो 9 बार में अधिक हो जाएगा, यहाँ पे 8 बार में देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 8 से 2, फिर यहाँ पे 9 5 और फिर 2, ठीक है। तो अब देखिए माइनस कीजिए, 7 0 2, यानी शेषफल हमारा क्या आ रहा है? 207। अब देखिए शेषफल को आप लोग क्या कीजिए, 99,999 में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर 207 नहीं आता तो इसका मतलब क्या है कि 324 से पूर्णतः भाग है, यानी कि 207 जो है ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसी को हम लोग इसमें माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं, 99,999, इसमें 207 को माइनस करते हैं, तो 9 में 7 गया 2। देखिए बी ऑप्शन में ही लास्ट में 2 है, पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सही आंसर है बी ऑप्शन। आगे देखिए, यदि 3x² ax + 4 x - 8 से पूर्णतः विभाजित है तो a का मान क्या होगा? देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 3x² + ax + 4 ये x - 8 से क्या है? पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, x - 8 को इक्वल करेंगे 0, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, 8 आ गया। अब इस 8 वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, 3 × x का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर प्लस ax, तो a गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8a + 4 और इक्वल में 0 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 64 × 3 192 प्लस 8a + 4 192 4 196, यानी कि a का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा? 8a का वैल्यू -196 और a बराबर आपका आ जाएगा -196 अब बट्टे में 8। तो देखिए 8 2 बार में जाएगा, फिर 4 बार में और फिर 5 40, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा?
24.5 माइनस में। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन जो है टाइपिंग एरर है, आंसर क्या होगा माइनस में, -24.5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन टाइपिंग एरर है। आगे देखिए आंकड़ों 5, 8, 2, 6 ये आंकड़ा है, इसका आपको माध्य माइनस माध्यिका का मान बताना है। क्या करना है, आपको माध्य निकाल लेना है और माध्यिका निकाल लेना है, फिर दोनों को माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए माध्य कैसे निकालते हैं, जितने भी आंकड़े हैं सभी को जोड़ लेते हैं। तो 5, 8, 2, 6, 9 सभी को आपको जोड़ लेना है और काउंट कर लेना है कितनी संख्याएं हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो 8 से आपको डिवाइड करना है पूरा लिख के, हम यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहे हैं। तो सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 75 और इसमें 8 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 99375, ये हो गया माध्य। और माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो चलिए लिखते हैं बढ़ते क्रम में। तो पहले 2 आएगा, 5 आएगा, 6, 8, 9, 12, 15 और 18। अब देखेंगे बीच में कौन सी संख्या है। तो टोटल 8 है, इधर से 4 और इधर से 4 लेंगे तो बीच में कुछ भी नहीं बचता है। तो हम क्या करेंगे, इधर से 3 लीजिए, इधर से 3 लीजिए, तो बीच में आएगा 8 और 9। अब इसको लिख के 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका माध्यिका आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 17/2 यानी कि 8.5। तो देखिए माध्य हमारा निकला था 9.375 और माध्यिका अभी हम लोगों ने क्या निकाला 8.5। अब देखिए 5, 7, 8 देखिए लास्ट में आ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 0, सी ऑप्शन। आगे देखिए वीर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, चलिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों वीर शब्द का स्त्रीलिंग होता है वीरांगना। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें। ये हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। सूद बूद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए दोस्तों सूद बूद होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा क्या, अपने बस में न रहना। नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। उषा जो है ये नदी का पर्यायवाची नहीं है। शब्दों का समास बताइए, गगनचुंबी ये कौन सा समास है। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के हिंदी व्याकरण के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो गगनचुंबी में कौन सा समास है, याद रखिएगा गगनचुंबी में समास है कौन सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ध्यान रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 20। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। देखिए किसान सभा का गठन हुआ था 1922-23 में और किसकी अध्यक्षता में गठन हुआ था। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मोहम्मद जुबैर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी के भारत के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो देखिए ये अधिनियम है 1813 का चार्टर एक्ट। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। चलिए 40 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए ऑपरेशन फ्लड का संबंध होता है श्वेत क्रांति यानी कि डेयरी विकास से संबंधित है, ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत
1970 में हुआ था। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।